हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नेट विद स्टडी प्लेटफॉर्म में। जैसा कि कल हमने पार्ट वन में एंशियंट इंडिया के पार्ट वन में आपको 1 to 10 क्वेश्चन PYQ करवाए थे, जो आपके बिहार CGL के बिहार SSC के निम्न वर्गीय लिपिक वर्ग में एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए थे। तो आज उसी का दूसरा पार्ट चलेगा, जिसका नाम होगा पार्ट टू, जिसमें 11 से 20 क्वेश्चन हम करवाएंगे विथ एक्सप्लेनेशन। जैसा आपको पता होगा, कल के क्लास में भले से ही 10 क्वेश्चन थे करवाए थे, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन से लगभग लगभग आप यदि नोट किए होंगे तो 50 क्वेश्चन, मेरे हिसाब किताब से 50 क्वेश्चन हुए होंगे। तो जो मेरे पढ़ाने का मतलब ये है कि केवल आप 10 क्वेश्चन को मत करिए, पेन और पेपर को लेकर बैठिए, और जो नोट डाउन कराया जा रहा है पढ़ाते वक्त, जो आपको बोला जा रहा है उसको ध्यान से सुनते रहिए और लिखते भी रहिए। इसका फायदा तभी होगा जब उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे। हो सकता है एग्जाम में क्या होता है कि जरूरी नहीं कि प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आया, टीचर्स के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा था हर एक शब्द को ध्यान ध्यान से सुनते रहिए, वो शब्द फंस जाते हैं कभी कभार, है ना। जो लिखाया जा रहा है उसको भी ध्यान में रखेंगे और नोट डाउन करेंगे और रिवीजन करेंगे उस हिसाब से। तो इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट टू करेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे। पुरी में स्थित, पुरी कहाँ पर है? यदि भारत में बात की जाए, पुरी कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक, तो इसका ऑप्शन में कृष्ण वर्मन, अनंत वर्मन, देव वर्मन, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए, जो ये देखिए, ये एक तो मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंदिर से ही क्वेश्चन आता रहता है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है। जरूरी नहीं है कि यही पूछे, ये भी पूछ लेता है कि जो जगन्नाथ मंदिर है ये भारत के किस राज्य में है। तो आप बताएंगे कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में है। ये तो हो गया कॉमन सा क्वेश्चन, हो गया जो कभी भी पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद आएगा कि जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था। इसमें आपको टिक करना होगा अनंत वर्मन। अनंत वर्मन के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। तो भारत में शुंग वंश का शासन था, शुंग वंश का शासन था। उसी वंश का एक शासक था जिसका नाम है अनंत वर्मन। क्या नाम है? अनंत वर्मन। इन्होंने ही पुरी में जगन्नाथ टेम्पल का निर्माण कराया था, है ना। उसके बाद उड़ीसा में ही एक मंदिर और है जिसका नाम है क्या? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, ये भी पूछ सकता है। जैसे भाई इसके बारे में, जगन्नाथ मंदिर के बारे में पूछ लिया किसने बनवाया था, तो हो सकता है अगले आने वाले एग्जाम में पूछ ले कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। ठीक, तो आप लिखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाए थे नरसिंह देव ने, नरसिंह देव वर्मन ने। इसके निर्माणकर्ता कौन? नरसिंह देव वर्मन। ठीक, ये भी शुंग वंश के थे। तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा गाइज। पहले का जगन्नाथ टेम्पल का, जगन्नाथ मंदिर का जो बनवाने वाले कौन थे? अनंत वर्मन। और उड़ीसा में एक और बहुत ज्यादा फेमस मंदिर है जिसका कहते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसका निर्माण कौन करवाया था? शुंग वंश के ही शासक थे नरसिंह देव वर्मन। अब थोड़ा सा हम शुंग वंश के बारे में देख लेते हैं। तो भारत में बात किया जाए तो भारत के दो क्षेत्रों में शुंग वंश निवास करते थे। एक था भारत के एक दक्षिण में, यदि हम भारत का मोटा मोटा मैप देखा जाए इस समय का, ये भारत का मोटा मोटा मैप है। तो एक तो दक्षिण में शुंग वंश निवास करता था यहाँ पर एक, और एक शुंग वंश निवास करता था आपके पूर्व साइड में। कहाँ पर? पूर्व साइड में। पूर्व में कहाँ? उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में, है ना। तो जो हमारा टेम्पल है जगन्नाथ मंदिर, वो कहाँ है? उड़ीसा में ही। और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है वो ध्यान से देखेंगे। और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ टेम्पल में, जगन्नाथ जो मंदिर है किस भगवान को समर्पित है। तो जगन्नाथ मंदिर जो है, मंदिर में श्री कृष्ण, बलदेव और उनकी बहन सुभद्रा,
सुभद्रा का मूर्ति स्थापित किया गया है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर में किन देवी देवताओं का मंदिर है, तो किसका किसका है? 3 देवी, 2 देवता हैं, 1 देवी है। एक कृष्ण है, एक बलदेव उनके भाई हैं, एक सुभद्रा इनकी बहन है। और सुभद्रा के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। सुभद्रा की जो शादी विवाह हुआ था, सुभद्रा का विवाह अभिमन्यु अर्जुन के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? अर्जुन के साथ हुआ था। और सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र जो हुआ था उसका नाम है अभिमन्यु। जो महाभारत, यदि आप थोड़ा बहुत जानते होंगे महाभारत के बारे में, अभिमन्यु के बारे में यही आपको नॉलेज होगा। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? इन्हीं अर्जुन और सुभद्रा से ही इनका पुत्र हुआ था। ठीक, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन के बारे में। ये बात किया जाए जो शुंग वंश के बारे में, ये यहाँ तक हो गया। आगे हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? डायनासोर विलुप्त हुए थे। ठीक, डायनासोर विलुप्त हुए थे। तो डायनासोर विलुप्त हुए थे क्रिटेशियस युग में। कब हुए थे? क्रिटेशियस युग में। देखिए ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो यहाँ पर छप गया, आपके एग्जाम में आ गया है, लेकिन इसको देखा जाए एग्जैक्टली तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। हुआ क्या था कि लगभग पृथ्वी पर डायनासोर की आबादी बहुत ज़्यादा थी एक समय। ठीक, ये इक्वेटर लाइन है, इसी के आसपास में डायनासोर रहते थे जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। आपको पता होगा इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। हुआ क्या था, डायनासोर विलुप्त कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जो ज्योग्राफी पढ़े होंगे इसके हम विलुप्त होने के कारण को बताए थे। हुआ क्या था कि अचानक से जब यहाँ पर होता है कि बर्फ पड़ने लगते हैं, बर्फ इन द सेंस ज्वालामुखी जब उठी थी, ज्वालामुखी जब उठी थी तो ज्वालामुखी उठने से होता क्या है? एस्टेरॉइड टकराएं, यहाँ उल्का पिंड टकराएं, उल्का पिंड यहाँ पर टकराएं, यहाँ पर टकराएं, यहाँ पर टकराएं। ऐसा भी हो सकता है, आप मूवीज में देखते हैं कि उल्का पिंड टकराने से ज्यादातर लोग जानते हैं कि उल्का पिंड से डायनासोर खत्म हो गए, जल के राख हो गए। ऐसा नहीं था कि या किसी ने ऐसा तो निशाना लगा लगा के डायनासोर के सिर पे मार दिया और डायनासोर खत्म हो गए, ऐसा नहीं था। हुआ क्या था, जब उल्का पिंड पृथ्वी पर आए तो चारों तरफ यहाँ पे टकराए, यहाँ भी टकराए, यहाँ भी टकराए, यहाँ भी टकराए, चारों तरफ टकराने। और टकराने से क्या होता है? ज्वालामुखी में उद्गार होता है। और ज्वालामुखी में उद्गार जब होगा, ज्वालामुखी फटेगा जब, तो वहां पे बहुत सारे राख निकलेंगे, धूल के कण निकलेंगे जो चारों तरफ से पृथ्वी को ढक लेते हैं। अब धूल के कण आप देखिए, कभी कभी ठंडी के महीने में आपके बिहार में तो कम, लेकिन यदि बिहार में आप पटना में जाते हैं या दिल्ली शहर में आप जाते हैं, देश की राजधानी दिल्ली में जाते हैं, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा पोल्यूशन रहता है, उसकी वजह से सूर्य की रोशनी आ नहीं पाती है। और उस समय जब यहाँ पर उल्कापिंड टकराए थे तो लगभग बहुत सालों तक चारों तरफ धूल के कण फैले हुए थे। अब धूल के कण के फैलने के क्या है कि यहाँ से सूर्य की, यहाँ पर पृथ्वी पे सूर्य की रोशनी आ नहीं पाती है। सूर्य की जो रोशनी है, सनलाइट है, वो आ नहीं पाती है। जिससे जिससे हुआ क्या, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान लगातार गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया। और हुआ क्या, जब पृथ्वी का टेम्परेचर गिरता गया तो जो डायनासोर यानी सरीसृप जितने होते हैं वो होते हैं वार्म ब्लड के होते हैं ये सरीसृप। तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें चाहिए गर्मी, और गर्मी के लिए भागने लगे, गर्मी मिल नहीं रहा था, इस वजह से डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हो गए। सबसे बड़ा कारण यही था कि जो उल्का पिंड टकराए, और उल्का पिंड टकराए पृथ्वी की चारों तरफ एक धूल मिट्टी का क्या बन गया, एक लेयर बन गया, और उस कारण से पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आ नहीं पाई। इस वजह से वो डायनासोर अचानक से एक साथ ही खत्म हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया आपके डायनासोर के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12वें के बारे में। इसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 13वें के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? यमुना, गंगा, सरस्वती। ठीक, तो हम ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऋग्वेद, तब वेदों में सबसे पुराना वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद है कौन सा? ऋग्वेद। फिर आता है सामवेद, फिर आता है तीसरे नंबर पे यजुर्वेद, यजुर्वेद, फिर चौथे पे आता है अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद। शुरू के 3 वेदों को यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं? वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, इसको हम किस नाम से जानते हैं? वेद त्रयी के नाम से जानते हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो कौन सा नहीं शामिल है? अथर्ववेद शामिल नहीं है। और शामिल कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है बीएसएससी निम्न वर्गीय लिपिक, लिपिक को इंग्लिश में कहते हैं क्लर्क, उसमें एग्जाम 2005 का एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा। अब जरूरी नहीं है केवल इसी एग्जाम में आया होगा, ये हर एक एग्जाम में आता है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना? ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में ये सब आप नोट डाउन करेंगे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख है? सबसे ज्यादा बार किस नदी का उल्लेख है? तो आप बताएंगे सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ठीक, पूछ लिया कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख है, तो आप बताएंगे कौन सी नदी? सिंधु नदी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये आ गया एग्जाम में, कौन सी है, तो आप बताएंगे कौन सी। जैसे आज आधुनिक समय में यदि भारत की सबसे पवित्र नदी की बात बोला जाए तो गंगा नदी का नाम आता है, लेकिन ऋग्वेद काल में, ऋग्वैदिक पीरियड में सबसे पवित्र नदी आप सरस्वती नदी को कहते थे। किस नदी को? सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी। और सरस्वती को हम क्या कहते थे ऋग्वेद में? नदी तमा भी कहते थे। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तमा नदी भी कहते थे, नदी कहते हैं। कब? ऋग्वेद काल, ऋग्वैदिक पीरियड में। एग्जाम में ये है कि नदी तमा नदी किस नदी के नाम, किस नदी को हम जानते हैं, किस नदी के नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे सरस्वती नदी की। और बात रही गंगा नदी और यमुना नदी। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार आया है। कितनी बार आया है? एक बार आया है। यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार आया? 3 बार आया है। तो अब आप ऑप्शन से बता सकते हैं किस नदी का उल्लेख नहीं है? रावी नदी का नहीं उल्लेख है ना? किस नदी का उल्लेख नहीं है? रावी नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं पड़ता है। आपको मैंने बता दिया सरस्वती नदी क्या है? सबसे पवित्र नदी, यानी इसी नदी को हम नदी तमा कहते हैं। नदी तमा का मतलब होता है नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ। इसका अर्थ क्या होता है? नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, नदियों में सर्वश्रेष्ठ, यानी किस नदी को हम कहते हैं भाई? ऋग्वैदिक पीरियड में सरस्वती नदी को कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? देखिए अब एक क्वेश्चन से आपको कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम 14वें नंबर में चलते हैं। 14वें नंबर में चलते हैं। इसमें कहता है, देखो आपको नोट कैसे करना है। आप नेटवर्क स्टडी प्लेटफॉर्म पे आएंगे, वहाँ पे वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद इन सभी जो पॉइंट लिखाया जा रहा है इसको आप नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन नहीं करेंगे तो आप सुनते जाएंगे केवल कहानी की तरह। हो सकता है आपको उस क्षण के लिए याद रहे, लेकिन धीरे धीरे क्या आप भूलते जाएंगे। तो रिवीजन करना है, लिखना है, बार बार लिखना ही है आपको। लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है। ऐसे कुछ तरीके अपनाएंगे तब जाके आपको एग्जाम में ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आइए 13वें के बाद 14वें नंबर में आइए। तो क्या करा 14वां नंबर क्वेश्चन? निम्नलिखित में से अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने करवाया था? अश्वमेघ का आयोजन किसने करवाया था? अजातशत्रु, अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने करवाया था। किसने? समुद्रगुप्त ने करवाया था। और समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था? अब अश्वमेघ यज्ञ होता क्या है? जब कोई राजा बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है तो अपने शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अश्व को छोड़ता था। अश्व मतलब घोड़ा, उसको छोड़ता था। जहां तक वो जाता था मतलब उसका इलाका सुरक्षित है। यदि कोई उसको रोक लेता था, इसका मतलब कि ये आप राजा का विरोध कर रहे हैं, राजा का विरोध कर रहे हैं तो राजा से लड़ाई लड़िए। यदि राजा आपको हरा देता है तो आपका भी साम्राज्य उसके अंडर में आ जाता है। यदि उस अश्व को जाने यानी घोड़े को जाने देते हैं, यानी आप राजा का कहीं ना कहीं अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। तो समुद्रगुप्त को क्या अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किसने करवाया था? आप बताएंगे समुद्रगुप्त
गुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने कराया था। अब एक दो फैक्ट और याद रखिए, समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? नेपोलियन कहते हैं। एक क्वेश्चन और आता है कि दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ये तो भारत का नेपोलियन आ गया, अब पूछा कि दक्षिण भारत का नेपोलियन कौन है? दक्षिण भारत का नेपोलियन। बहुत अच्छे से, जब भी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन आए बेटा, तो आप क्वेश्चन को बहुत केयरफुली तरीके से रीड करेंगे। होता क्या कि हमसे टफ क्वेश्चन कभी कभार सही बन जाते हैं, लेकिन हमें आसान जो क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन होता है, उसको हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? ठीक, तो ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, समुद्रगुप्त का नाम भी दिया रहेगा और जो दक्षिण भारत का नेपोलियन है उसका नाम। ये चोल शासक थे, चोल शासक राजेंद्र प्रथम थे। चोल शासक राजेंद्र प्रथम थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्लियर है यहां तक? तो आप इस तरीके से थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे। अशोक के बारे में आपको बताया ही था कल की क्लास में, सांची का स्तूप बनवाए थे। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14वें के बाद 15वें नंबर में आते हैं। ह्वेनसांग भारत भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त के शासनकाल में। हम क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे बहुत ही कूल माइंड होकर क्वेश्चन को रीड करेंगे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में, हर्ष के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, या कनिष्क के शासनकाल में। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और फिर आंसर देंगे। देखिए, ह्वेनसांग जो आया था, ह्वेनसांग जो भारत आया था, इसका आंसर देखिए, आपको थोड़ा सा हम कुछ ट्रिक बता देते हैं, आप याद रखेंगे। ह्वेनसांग भारत आया था हर्षवर्धन के समय। हर्षवर्धन के समय, हर्षवर्धन के समय। याद कैसे रखेंगे? हमेशा हमेशा जो मैं तरीका आपको बता दूंगा, आपको हमेशा याद रहेगा। कैसे? ह्वेनसांग स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? देखिए, ह से स्टार्ट हो रहा है ना। ह्वेनसांग कहाँ से स्टार्ट रहा है? ह से स्टार्ट हो रहा है। कि किसके समय? उस राजा के समय आएगा जिसका नाम भी ह से स्टार्ट होगा, तो हर्षवर्धन आएगा आपको। देखिए, और किसी राजा के नाम पे ह आया है? नहीं, हर्ष के शासनकाल में। आप बताएंगे ह्वेनसांग कब आया था? आप बताएंगे आया था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन था? ये एक पुष्यभूति वंश का शासक था। पुष्यभूति वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? पुष्यभूति वंश का शासक था। इसी को हम कह सकते हैं वर्धन वंश, या पुष्यभूति वंश, या हम कहते हैं क्या? वर्धन वंश। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। जो हर्षवर्धन है वो किस वंश का शासक है? मौर्य वंश का है कि गुप्ता वंश का है? ऐसे गुर्जर प्रतिहार वंश का है। तो आप बताएं किस वंश का है? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश रहेगा। तो वर्धन वंश के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं भाई, क्या था वर्धन वंश? तो वर्धन वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था प्रभाकर वर्धन। क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। तो आप बताएंगे फाउंडर कौन थे? फाउंडर, ज्यादातर एग्जाम में बहुत ज्यादा यही पूछा था, फाउंडर कौन थे? आप बताएंगे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन थे। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, आप इसको नोट डाउन करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। तो ह्वेनसांग किसके समय आया था? आप बताएंगे किसके समय? हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक, ह्वेनसांग की भाई वो आया था तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। जो ह्वेनसांग है तो कहाँ पे आया था? नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध दर्शन के लिए आया था। बौद्ध दर्शन की शिक्षा के लिए आया था। देखिए क्या समय था शिक्षा के लिए। चीनी लोग हमारे यहाँ शिक्षा लेने आए थे, शिक्षा लेने आते थे, है ना। हमारे दर्शन को, फिलोसफी को पढ़ने आते थे, चाइना के लोग आते थे। कोई एक दो नहीं, बहुत सारे लोग आए। फाहियान भी आता है, इंतु भी आता है, बहुत इत्सिंग आता है। ऐसे ही कौन आया था? एक
हर्षवर्धन भी आता है। एक समय भारत का शिक्षा बहुत ही अच्छे क्वालिटी का माना जाता था, विदेश से लोग पढ़ने आते थे। अभी हाल फिलहाल में थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे तो ये सब सुधर सकता है। ठीक, किस धर्म की शिक्षा लेने? बौद्ध। बौद्ध दर्शन है तो बौद्ध धर्म। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वेन्सवांग भारत में किस धर्म की शिक्षा लेने आया था? जैन धर्म आ जाएगा, बौद्ध धर्म आ जाएगा, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म आ जाएगा। तो आप क्या बताएंगे? बौद्ध धर्म का शिक्षा लेने वो आए थे। क्लियर है? जिसका नाम क्या था? वेन्सवांग। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए एक बार। इसमें लिखा है कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। तो आपको ये जो बच्चे हमसे ज्योग्राफी पढ़े हैं, ठीक, तो उनको पता होगा कि राजस्थान में जो माउंट आबू है किस पर्वत पे है। तो राजस्थान में एक पर्वत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या नाम है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अब अरावली के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आ अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली के बारे में क्या है? ये किस प्रकार का माउंटेन है? आप बताएंगे अवशिष्ट पर्वत है, यानी रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। रेजिडुअल माउंटेन का उदाहरण है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएंगे गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है। क्या नाम है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। समथिंग हो सकता है, लेकिन 1700 मीटर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। कहाँ पर? ज्यादातर इसका हिस्सा देखो, जो अरावली पर्वत है बेटा, ये गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक फैला हुआ है। ठीक, लेकिन इसका ज्यादातर एक्सटेंशन यानी विस्तार कहाँ पर है? आप बताएंगे राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में है, यहीं पर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? माउंट आबू जो मंदिर है वो जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किस धर्म के लिए है? जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध है अरावली। और इसी माउंट आबू गुरु शिखर है, इसी के बगल में बनाया गया है क्या? दिलवाड़ा का जैन धर्म मंदिर। दिलवाड़ा जैन धर्म मंदिर, जैन मंदिर बहुत ज़्यादा फेमस है। आप कभी ये राजस्थान घूमने जाइए, विजिट करिए, तो ये मंदिर देख के जरूर आइए। क्योंकि अभी तक हम लोग को पता है कि सफ़ेद संगमरमर का एक ही आपको वास्तुकला मिलती दिखाई, जो है ताजमहल का नाम। लेकिन ताजमहल के बनने से कई सौ साल पहले दिलवाड़ा जैन मंदिर बना, तो केवल सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। बहुत ही प्यारा मंदिर है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है, व्हाइट मार्बल का बना हुआ मंदिर है। हम लोग को आइडिया क्या है? केवल सफेद संगमरमर का एक ही वास्तुकला आर्किटेक्ट दिखाई देता है, जिसका नाम है ताजमहल। लेकिन इसके पहले दिलवाड़ा जैन मंदिर बन चुका है, जो सफेद सफेद संगमरमर का बना हुआ है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये किसने बनवाया था? तो इसका नाम आप बता दीजिए भाई। आपको पता होना, दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है, ये चालुक्य शासक, चालुक्य शासक विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? विमल शाह के द्वारा बनवाया गया था, के द्वारा बनवाया गया था। देखिए कितने के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। और जैन धर्म के बारे में कल आपको हम क्लास में बता दिए। जिनको जैन धर्म के बारे में अच्छे से नॉलेज लेना है, वो कल के वाले क्लास में देखेंगे। तो जैन के धर्म के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में बारंबार आया है, उसके बारे में हम चर्चा किए हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17वें में चलेंगे। ठीक, 17वें में आएंगे। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराया था? ठीक, तो महिपाल है, देवपाल है, भोपाल है और धर्मपाल है। धर्मपाल है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? धर्मपाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल इज द राइट आंसर। धर्मपाल को देखिए, इन सभी को देखते हैं तो ये एक ही वंश से संबंधित है, जिसको हम कहते हैं पाल वंश। जिसको हम क्या कहते हैं? पाल वंश। पाल वंश का यदि हम स्थिति देखें, ये कहाँ पर है? ये उड़ीसा बंगाल के साइड में रहते थे। उड़ीसा और बंगाल के साइड में रहते थे। उड़ीसा और बंगाल के साइड में ये सब रहते थे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक,
आगे देखिए, पाल वंश। यदि पूछा जाए पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो ये पाल वंश के संस्थापक की बात किया जाए तो ये जो आंसर है गोपाल है, यही इसके फाउंडर थे। गोपाल कौन था, फाउंडर था। पाल वंश का संस्थापक कौन था, गोपाल था। फाउंडर कौन था, गोपाल था। ठीक। धर्मपाल कौन हो गया, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। और देवपाल का नाम आया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान देखें, देवपाल के बारे में भी हम पढ़ते चलते हैं। देवपाल कौन था। ठीक। तो देवपाल था, जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो देवपाल है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म का अनुयायी था, यानी फॉलोवर था, मानने वाला था, अनुयायी था। ये भी एग्जाम में आया है कि देवपाल, पर्टिकुलर देवपाल किस धर्म को मानने वाला था, आप बताएंगे बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक। बौद्ध इतिहासकार एक थे जिनका नाम था तारानाथ। क्या नाम था, तारानाथ। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन करेंगे। बौद्ध इतिहासकार, बौद्ध इतिहासकार, इतिहासकार तारानाथ ने देवपाल को, देवपाल को बौद्धों का, बौद्ध या बौद्ध धर्म का, क्लियर हो जाएगा अच्छे से, मतलब एग्जैक्ट होगा, बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का पुनः स्थापक कहा था। बौद्ध धर्म का पुनः स्थापक कहा था। कौन कहा था, कहा था। ठीक। कौन कहा था, बौद्ध इतिहास का तारानाथ। किसके बारे में, देवपाल को कहते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाल हो जाएगा। ठीक। आगे क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। खजुराहो में मंदिर का निर्माण, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ठीक। तो इसका आंसर यदि देखेंगे, कन्नौज के राठौरों ने नहीं, बादामी के चालुक्यों ने नहीं, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चंदेल शासक के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, चंदेल को हम बोलते हैं जेजाक भुक्ति चंदेल, जेजाक भुक्ति चंदेल, जेजाक भुक्ति के चंदेल। अब क्या है इसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल बता रहे हैं। जेजाक भुक्ति के चंदेल। और जेजाक क्या है, भुक्ति क्या है, आप समझिए। पहले भुक्ति का मतलब होता है प्रांत। क्या होता है, प्रांत। जेजाक कौन थे, तो जाऊ या जेजाऊ नाम के व्यक्ति थे, जाजू या जेजाऊ नाम के व्यक्ति थे। तो जेजाऊ का प्रदेश या जाजू का प्रदेश, इसी को हम क्या बोलते हैं, आज का आधुनिक बुंदेलखंड, आधुनिक बुंदेलखंड, यही प्रदेश था। आज के समय में तो आप बताएंगे आधुनिक बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए, यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। यूपी एमपी के बॉर्डर पर बुंदेलखंड स्थित है। तो यहाँ का ही प्रदेश को हम क्या कहते हैं, जेजाक भुक्ति कहते हैं। ठीक। क्लियर है यहाँ तक। आगे पर देखते हैं। और जो चंदेल वंश का संस्थापक था, इस चंदेल वंश का संस्थापक, चंदेल संस्थापक के बारे में आपको पता है। चंदेल वंश का संस्थापक यानी फाउंडर की बात किया जाए तो नन्नुक नाम का व्यक्ति था। नन्नुक, नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था, नन्नुक था। ये फाउंडर थे। क्लियर है यहाँ तक। तो चंदेल वंश में खजुराहो का मंदिर बना था, जो कहाँ है, मध्य प्रदेश के। ये पूछे मध्य प्रदेश, ये खजुराहो मंदिर है कहाँ, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, आप बताएंगे खजुराहो का मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। ठीक। क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश में और कुछ देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट राजा हैं, यशोवर्मन और धंगदेव। कौन कौन है, इंपॉर्टेंट किंग, किसके, चंदेल शासकों के। इंपॉर्टेंट किंग कौन कौन है, एक का नाम है यशोवर्मन और दूसरे का नाम है धंगदेव। यशोवर्मन, यशोवर्मन और धंगदेव। एक दो इंपॉर्टेंट और विद्याधर भी हैं, धंगदेव।
ठीक, यशोवर्मन ने क्या कराया था भाई ऐसा? ये चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाए थे। एग्जाम में पूछता है, एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? और किस भगवान को ये डेडिकेटेड ये मंदिर है? तो आप बताएंगे विष्णु भगवान। किस भगवान को? विष्णु भगवान को मंदिर ये समर्पित है। उसके बाद धंगदेव ने क्या करवाया था? तो धंगदेव ने कंदरिया, याद रखेंगे, कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, महादेव का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? धंगदेव ने। एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, यहाँ पे महादेव नहीं दिया, देगा देगा कि कंदरिया मंदिर किस भगवान को समर्पित है या डेडिकेटेड है। तो आप यहाँ पर तो महादेव लिखा हुआ है तो आप बता पा रहे हैं। ठीक, वैसे केवल लिखा रहेगा केवल कंदरिया मंदिर, तो कंदरिया मंदिर शिव भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। एग्जाम में आर्ट एंड कल्चर में ये सब क्वेश्चन पूछता है, खासकर एसएससी सीजीएल में ही पूछता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में लोग पढ़ते हैं कि सब सोचते हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी में अकबर, बाबर और गांधी जी इन सब के बारे में हम पढ़ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो छोड़ने लायक नहीं रहते हैं। क्लियर है? एक नाम आता है विद्याधर का, विद्याधर देव का नाम आता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में देख लेंगे। विद्याधर इसी के काल में जो महमूद गजनवी का आक्रमण भारत में हुआ था, इसी के समय या इसी के शासन के समय, इसी के शासन के समय समय महमूद गजनवी आक्रमण हुआ था, आक्रमण हुआ था। ठीक, तो इतने सारे फैक्ट निकल के आते हैं कि खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों से निकल के इतने आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ नहीं और पूछेगा आसान सा, ये पूछे विद्याधर देव किस वंश के हैं, धंगदेव किस वंश के हैं, यशोवर्मन किस वंश के हैं। तो आप बताएंगे किस वंश के हैं? आप बताएंगे क्या? चंदेल वंश के हैं। किस वंश के हैं? चंदेल। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? आप बताएंगे नन्नुक थे। कौन थे? नन्नुक थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश का पहला शासक कौन था? ठीक, तो देखेंगे, देखो चालुक्य वंश के संदर्भ में देखेंगे, चालुक्य का शासन भारत के दो क्षेत्रों में था। एक चालुक्य को हम कहते हैं बादामी के चालुक्य, बादामी या वातापी के चालुक्य, वातापी के, बादामी या वातापी के चालुक्य। ठीक, बादामी या वातापी के चालुक्य, ये इनका शासन, इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम। क्या नाम था? पुलकेशिन प्रथम। ठीक, ये जो बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य हैं, इनका संस्थापक कौन था? ये पुलकेशिन प्रथम। बादामी के चालुक्य और या वातापी के चालुक्य आज के कर्नाटक वाले क्षेत्र में है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक, तो आप बताएंगे पुलकेशिन प्रथम। उसके यदि उसके बाद पूछे एक बादामी या एक बादामी या वातापी आ गया, दूसरा आ गया कल्याणी की चालुक्य। कौन आ गया? कल्याणी की चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य। इसी को हम दूसरे नाम से और भी जानते हैं, पश्चिमी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य। जो इसके फाउंडर थे, इसके जो संस्थापक थे, उनका नाम था तैलप सेकेंड, तैलप सेकेंड। ठीक, तैलप सेकेंड कौन था भाई? ये राष्ट्रकूट के सामंत थे। जो राष्ट्रकूट वंश आएगा, क्वेश्चन आएंगे तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको इतना याद, राष्ट्रकूट वंश के संस्था के सामंत थे, के सामंत थे। सामंत का मतलब उनके दरबार में रहते थे। ठीक भाई, राष्ट्रकूट के दरबार में रहते थे। धीरे धीरे राष्ट्रकूट वंश कमजोर पड़ता है तो ये अपना खुद का एक साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? देखिए फिर से दोबारा क्वेश्चन ये आ गया है। देखिए बीएसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2006 में आया हुआ है। जब ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, कल वाले क्लास में हम आपको बताए थे कि लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक वर्ग में अभी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, तो सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आप बताएंगे अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी के रायसेन जिले में। एमपी के रायसेन जिले में एक गांव है जिसका नाम है सांची। सांची गांव में, सांची गांव में यहीं पर बना हुआ है क्या? सांची का स्तूप। बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था। तो आज के लिए गाइस केवल इतना ही। आप लोग प्लीज क्वेश्चन को करने से पहले पेन और पेपर लेके बैठेंगे, नोट डाउन करते जरूर चलेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।